गाइस, पीछे का माहौल आप देख सकते हो, बदला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर पे हूँ। भाई की शर्ट पहन के बड़ी सी भौकाल में हूँ पूरे। ठीक है। और सब कुछ बदला बदला लग रहा है, कुछ बदला नहीं है तो सिर्फ मैं और आप। चलो अब एक काम करते हैं, इस लेम जोक का सिलसिला यही ख़त्म करता हूँ मैं अपना। और आ जाते हैं अपने काम की बात पे। सोचने वाली बात यह है कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। हाँ, एक रीज़न तो ये है कि मैं अपने घर पे हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि आज मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। बस जैसा कि तुमने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमको पढ़ के ही आने पड़ेंगे। तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर वो भी पढ़ा दो। यार, मैं उसको कैसे पढ़ा दूँ? मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसमें वो लंबा समय चला जाएगा मेरा पढ़ाने में। और फिर वो वीडियो भी मैं डालूंगा, किस किस चैप्टर के अंतर्गत डाल दूंगा भाई उसको। तो इन सब प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए तुम उसको कंप्लीट कर लेना, मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एजेंडा है आज, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करना। जो जो दिक्कत भी है। एक मिनट। आज मैंने कोई सपोर्ट नहीं ले रखा है ना बेटा इसके नीचे, इसलिए मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है सिर्फ यही नहीं, बिफोर ट्वेल्थ। बिफोर ट्वेल्थ बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, उन सबको ध्यान से सुनना है तुम्हें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है वो तो बात की बात है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? बहुत सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो जब भी बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो बहुत लोग डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड को पढ़ते हैं। क्यों भाई? कार्बन ही क्यों? कार्बन में पैर लगे हुए हैं क्या? पर लगे हुए हैं क्या? तो ये तो कहना गलत होगा। हम इस तरीके से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि नहीं, इसमें इस एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो फिर ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन हो जाएगी, कि फिर तो हम मांग करेंगे ना इस बात की कि भाई कार्बन की ही क्यों, सोडियम का भी एक चैप्टर बनाओ। तो सिर्फ ये बात नहीं है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कंपाउंड या लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड कंपाउंड के बारे में। मतलब सीधे सीधे बोलूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें उन चीजों के बारे में पढ़ना है जो या तो कभी ना कभी लिविंग थिंग्स थी, या तो कभी ना कभी वो लिविंग थी, या फिर वो लिविंग से आई हैं। मतलब अल्टीमेटली वो डिराइव्ड लिविंग से ही हुई हैं। लिविंग तो तुमको पता ही है क्या होता है। जितने भी प्लांट्स वगैरह वो भी लिविंग में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि तुम किसी भी चीज़ की बात कर लो, लेट सपोज तुम बात करते हो शुगर की। ठीक है, शुगर की अगर हम बात करते हैं तो शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कि वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ अभी है? वो डिराइव्ड हुआ है शुगर केन से। वो एक प्लांट है, ट्री है। तो इस तरीके से लगभग आप देखोगे कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, ह्यूमन की यही तो बात है। हम ह्यूमंस हैं, जितने भी लिविंग लोग होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट भी लिविंग पे हैं। सारे लिविंग जो भी हम लोग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी डिपेंडेंसी भी पूरी तरीके से लिविंग थिंग्स पे ही है। तो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की आवश्यकता है। हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं एनर्जी के लिए, तो उसमें डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। मतलब हम ऐसी चीज़ को खा रहे होंगे जो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स से आई है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम अपनी हेल्थ के लिए खाते हों और उसमें लिविंग थिंग्स ना हो। चाहे तुम बात कर लो आलू की, चलो आलू आलू तो तुमको सीधे से दिख रहा है प्लांट से है। नमकीन बिस्किट की भी बात करोगे ना, तो वो बिस्किट उस्किट में भी जितना भी मैदा वैदा होता है वो पता ही है, आया तो है ना वहीं से। आया तो व्हीट से ही है, वो भी मैदा भी, तो सब चीज़ें वहीं से आ रही हैं, ठीक है। बात आती है सर, ऐसी भी चीज़ें तो खाते हैं ना हम जिसमें जो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि सॉल्ट। यस, हम सॉल्ट खाते हैं, लेकिन उनका काम होता है हमारे बॉडी में आयन वगैरह को बैलेंस करना। उसका हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है सिर्फ। ज़िंदगी चलाने के लिए और ज़िंदगी को बेटर तरीके से चलाने के लिए, बेटर हेल्थ को अचीव करने के लिए, यस, ये सब चीज़ें भी चाहिए होंगी, सॉल्ट एंड ऑल, ठीक है ना। आयरन चाहिए होगा, बहुत टाइप के मिनरल्स चाहिए होंगे। एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसपे हम लोग की डिपेंडेंसी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से डिपेंडेंसी है। सिर्फ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज वाटर। पानी बेटा एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसपे हम लोग की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पानी की भी कहानी अपनी बहुत
बेहतरीन है यार। वो होता है जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, तो उन्होंने पानी नहीं बनाया, मतलब सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मारा जाऊंगा मैं तो। हाँ, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, तो इस दुनिया में मतलब अर्थ पे पानी नहीं था। एग्जैक्टली जो अर्थ है हमारा, उस पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस समय। तो ऐसा माना जाता है कि कोई कॉमेट टाइप की चीज या कोई एस्ट्रॉइड जो है, बहुत सालों पहले, उसका भी कुछ टेन्योर वेन्योर है, तुम थोड़ा चाहो तो देख सकते हो। तो एक कॉमेट टाइप की कोई चीज आई थी जो अर्थ से टकराई थी, और वो पूरी वाटर से बनी हुई थी। और उसी की वजह से हमारे अर्थ पे जो है, अर्थ पे बहुत ज़्यादा डीप वो बन गया, और मतलब सारा वो जितना भी स्पेस है वो पानी से भर गया, ऐसा है। ऐसा कॉन्सेप्ट है पानी को लेके, कि ये मतलब जो है अर्थ पे अवेलेबल नहीं था, बल्कि एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड से आया है, उसके रूप में आया है अर्थ पे। ठीक है, इस कहानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। मेन बात क्या आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the which deals with the living things, या तो लिविंग थिंग्स से डील कर रही हो, या फिर और डेराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, या तो खुद लिविंग थिंग्स हो या फिर डेराइव्ड हुई हो लिविंग थिंग्स से। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। अगर हमसे कोई पूछता है कि हाँ भैया सिर्फ कार्बन ही क्यों, तो अब मेरे पास एक जवाब है कि हम लिविंग चीज के बारे में क्यों ना पढ़ें भाई। हम खुद लिविंग है, हमारी डिपेंडेंसी लिविंग थिंग्स पे है। तो हम तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ेंगे ना, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में जान पाएँ जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स से डेराइव्ड हुई हैं, जिसपे हमारी डिपेंडेंसी है। हम क्यों चाहेंगे कि सोडियम के अलग एक चैप्टर मुझे पढ़ने को पड़े। सोडियम क्या करेगा भाई मेरी ज़िंदगी में। मुझे नहीं जलानी है, पानी में डाल के आग नहीं लगानी है। ठीक है, तो वो सब बस कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ इनोवेशंस और कुछ इन्वेंशंस में ही काम आएंगे। पर जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमें जिंदा रखने का स्रोत है भाई। हम क्या खाएं, क्या पिएं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जो आप ज्ञान देखते हो, लड़के लोग बहुत परेशान रहते हैं भाई बॉडी वॉडी बनाने के लिए, तो उसमें भी होता है ना कि प्रोटीन है, ये कार्ब्स हैं, ये दुनियादारी। तो वहीं से पता है भाई हमें कि फैट जो है वो फैट टिश्यूज बनाएगा, और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी बनाएगा। अगर उस एनर्जी को हम नहीं यूज कर पाएंगे वर्क के फॉर्म में, तो वो हमारे बॉडी पे एक थिक लेयर ऑफ फैट के फॉर्म में मौजूद हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग का काम करेगा। वो कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है, यहीं से हम समझ पा रहे हैं उस प्रोसेस को। तो ये बातें हो गई। मैंने आपको कोशिश करी कि ये फील लेने की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब अगली बात आती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वो तो ठीक है, तो कार्बन वाली कहानी का क्या। तो बात ये है कि ईश्वर ने, क्रिएटर जो है हमारे यूनिवर्स का, उन्होंने लिविंग थिंग्स, ठीक है, और डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब जाहिर सी बात है, डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स का तो मतलब हो गया जो लिविंग थिंग्स से आई हो। और जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, इनको बनाने के लिए ईश्वर ने इस्तेमाल किया था किसका, कार्बन नाम की सुई का और हाइड्रोजन नाम के धागे का। मतलब ईश्वर ने जनरली कोई भी चीज, जितनी भी नेचुरल चीजें बनाई, नेचुरल नहीं कहना सही होगा, और जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें बनाई हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स बनाई थी, उनको बनाने के लिए ईश्वर ने जिस सुई और धागे का इस्तेमाल किया वो थे कार्बन और हाइड्रोजन। उन्हीं से उसने सबको बनाया। अब बात आती है सर कार्बन की ही सुई क्यों। गॉड भगवान के पास तो 118 एलिमेंट थे, मतलब 118 जो कि हम बेसिकली पढ़ते हैं 11 12 तक। तो उनके पास इतने ढेर सारे ऑप्शन थे। तो इस ऑप्शन में से ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो किसी और को क्यों नहीं। तो उसके कार्बन के तीन, जो कार्बन के पास जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन स्पेशल बिहेवियर हैं, तीन स्पेशलिटी हैं, उन्हीं की वजह से हमने इसको जो है यूज किया। वो क्या क्या होते हैं आप लोग 10th में सुन चुके हो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसके वजह से अपने साथ लगे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छे से अट्रैक्ट करता है। सेकेंड बात जो इसके अंदर होती है वो होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है।
तो स्मॉल साइज होने का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जितना छोटा एटम रहेगा उतने छोटे बॉन्ड बनाएगा। जब छोटे बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबल बॉन्ड बनेंगे। और तीसरी बात जो हम कह सकते हैं इन सबको मिलाकर, वो होती है गुड कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। गुड क्या कहें, बेस्ट कह देते हैं ना भाई, गुड क्यों, बेस्ट कैटिनेटिंग कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। सर ये कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब अपने आप से जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन का निर्माण करना इज कॉल्ड कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। कोई भी एलिमेंट अपने आप से जुड़ जुड़कर कितनी लंबी चेन बना सकता है, कितनी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, कितनी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है आपस में लिंक कर करके, उसको बोलते हैं उसकी कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। और सबसे अच्छी कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी कार्बन की होती है। सल्फर 8 एटम से मैक्स टू मैक्स जुड़ सकता है, ऑक्सीजन 3 से, नाइट्रोजन 2 से, लेकिन कार्बन बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, बहुत ज्यादा लंबी। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से इन 118 एलिमेंट में से जो क्रिएटर है हम लोग का, उसने किसको चूज किया भाई? कार्बन को। तो यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम पढ़ते क्यों हैं। तुम्हें क्लियर है ना कि क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि भाई इसका लेना देना लिविंग थिंग्स है या फिर डिराइव्ड लिविंग थिंग्स है। तो इन दोनों चीजों का इंपैक्ट हमारी डेली लाइफ पे पड़ रहा है भाई, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे एक अलग बुक चाहिए, मुझे दी गई है 12th में, बस। ठीक है, अब आते हैं 12th में तो पहुंच गया हो, 11th में सर कुछ नहीं पढ़ा है। ये दुख तो सबका होना है, बताइए, कंफर्म है? ठीक है, 11th तो सबको लगता है कि नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उनको भी लगता है कि कुछ याद नहीं है। तो क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कितना रिवीजन कर लें? तो क्या क्या आपको रिवीजन करना है? कुछ लोग के लिए रिवीजन होगा और कुछ लोग के लिए पूरी पढ़ाई ही यही होगी, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए एक बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या जानेंगे हम? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका पढ़िएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कि कैसे इनके कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है, का पूरा क्लासिफिकेशन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्लासिफिकेशन को समझेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, और इन छोटी मोटी बातों को समझने के बाद सेकंड नंबर, ध्यान से सुनते जाओ, मैं सब बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा। सेकंड पढ़ना है आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कमीशन है। ठीक है, एक प्रकार का यूनियन है जो कि डिसाइड करता है केमिस्ट्री में होने वाली जितनी भी कंट्रोवर्सीज है उनको दूर करने का। या फिर ऐसे कह सके कि कुछ भी केमिस्ट्री में डिस्कवर हो रहा है, कुछ भी है, तो उसकी पूरी एनालाइजेशन, उसको क्या कहना है पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया उसको किस नाम से जानेगा, पूरी दुनिया उसको किस नाम से लिखेगा, इन सारी बातों का डिसीजन जो है यही लेती है आईयूपीएसी। तो जैसे कि दुनिया में तो बहुत सारे कंपाउंड है यार, 118 एलिमेंट है मेरे भाई। अब 118 एलिमेंट को मैथ्स वाले स्टूडेंट जरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से चेक करेंगे कितने कंपाउंड बन सकते हैं। तो भाई सिंपल सीधी बात है कि इतने सारे कंपाउंड हैं, और अगर हम एक पर्टिकुलर तरीका नहीं बनाएंगे उनको नाम देने का, अगर एक पर्टिकुलर हम वे नहीं ढूंढ पाएंगे उनको नाम देने का, तो एक ही कंपाउंड के नाम रिपीट होने लगेंगे। कोई दो चार कंपाउंड ऐसे हो जाएंगे जिनके नाम सेम हो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने एक नॉमेनक्लेचर का मेथड दिया है, जिससे दुनिया के किसी भी दो कंपाउंड के नाम हमेशा यूनिक रहेंगे। मतलब किन्हीं भी दो कंपाउंड के नाम सेम नहीं होंगे, वो हमेशा यूनिक रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा नेम में। ये है बात। ठीक है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना रहेगा। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब पढ़ोगे आप, तो आपको सारे ग्रुप्स के पढ़ने हैं। ठीक है, ऑल 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 कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स तो नहीं कहना चाहेगा, ऑल ग्रुप्स जितने भी हैं आपके, जितने भी होते हैं। आपका शुरू होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन से, फिर आप जाओगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पे, अल्कोहल, फिर अल्कोहल पढ़ोगे, एल्डिहाइड पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे ना। तो सारा ग्रुप आप पढ़िएगा, सबका नाम पढ़िएगा, और उन ग्रुप्स को भी समझिएगा। ग्रुप्स को भी समझना है, एक आइडिया लेना है उनका। ठीक है, समझना है। तो ये हो गया बात, सेकंड काम आपका हो गया। अब हम आएंगे थर्ड टॉपिक पे, कि थर्ड हमें क्या सीखना है। ठीक है, थर्ड बात हमें क्या समझना चाहिए?
हाँ, थर्ड, अब सारा चीज जो हम पढ़ेंगे वो जीओसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी चीजें हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमें समझना है वो समझना है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जितने भी होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होनी होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन में कैसे अटैक होगा, किस मेंबर पे अटैक होगा, थोड़ा कम समझ में आ रही होगी मेरी बात अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक होता है सबस्ट्रेट, ये थोड़ा समझ लो। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट, ठीक है। इसको समझा दो थोड़ा सा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। और सबस्ट्रेट पे जब रिएजेंट अटैक करता है, सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट पे रिएजेंट जब अटैक करता है, ठीक है, तो इससे जाके बनता है क्या, प्रोडक्ट। और जरूरी नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स सब वीक होते हैं, और वीक होने के साथ साथ जो है इनमें जो है रिएक्टिविटी भी कम होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाए इसके लिए मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में हम लोग को देना पड़ता है एक सॉल्वेंट। तो पूरी कहानी इतनी सी है। तो ये सॉल्वेंट भी दो तीन तरीके के हो सकते हैं, पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, ठीक है। पूरी कहानी है इसकी। पोलर में भी दो हो सकता है, एक हो सकता है पोलर प्रोटिक, और एक हो सकता है पोलर एप्रोटिक। मतलब पोलर सॉल्वेंट है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है तो हो जाएगा पोलर प्रोटिक। पोलर सॉल्वेंट तो है बट उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है तो पोलर एप्रोटिक। और पोलर नहीं है तब नॉन पोलर, खत्म। तो तीन चीजें होती हैं, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है और सॉल्वेंट होता है। अब जब भी रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो रिएजेंट का जो मेंबर है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, किस पर्टिकुलर कार्बन पे करेगा अटैक, या किस मेंबर पे अटैक करेगा, क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा, मतलब उससे जाके ऐड हो जाएगा, सबस्ट्रेट से जाके जुड़ जाएगा, या सबस्ट्रेट पे जाके एक को हटा देगा, या सबस्ट्रेट पे जाएगा और किसी एक को लेके निकल जाएगा। तीन पॉसिबिलिटी बताई। पहला आगे जुड़ जाना, इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। दूसरा खुद गया और किसी और को हटा दिया, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा क्या तरीका होता है कि ये आया और उसके भी एक मेंबर को उठाया लेके चला गया, तो इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फिर इस तरीके से तीन रिएक्शन होती हैं। और क्या होगा, किस कार्बन पे अटैक होगा, उस चीज को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं चार तरीके के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा इसमें सब में, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बोलने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। एक पेज लीजिएगा, उसमें सारे टॉपिक लिखिएगा और इनको बारी बारी से कवर करके अपना पढ़ो जल्दी जल्दी। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। फिर क्या आएगा भाई, रेजोनेंस। रेजोनेंस और रेजोनेंस से मिलता जुलता ही लगभग लगभग सेम ही कह सकते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भाई इतना करिए आप लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सबको समझने के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, तीन टॉपिक हुए, फिर आप जाएंगे फोर्थ पे। आप समझेंगे कार्बोकेटाइन क्या होता है। सब देख लेना, आराम से हो जाएगा। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है। किसी भी टीचर से, मैं टीचर का सोर्स ही बताऊंगा, उसके लिए अगर तुमको देखना है तो लास्ट तक रुके रहना, तो मैं अपने हिसाब से कोई सोर्स डिस्कस करूंगा। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये मान के चलो, इसको ऐसे देखो, जिस बच्चे को सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है वो इस पूरे लेक्चर को इस तरीके से देखे कि उसका 11th का पेपर होना है दोबारा से, और सामने बैठा वाला टीचर ही वो पेपर बनाएगा, और ये टीचर जो है इस टाइम इंपॉर्टेंट लिखवा रहा है, यहीं से पेपर आएगा। उन लोगों का नहीं नहीं पेपर वेपर तो हो गया, तो भाई यही चीज़ तो डिसाइड करेगी ना कि तुम्हें 12th में समझ में आएंगी भी चीज़ें कि नहीं आएंगी। और 12th ये तो बात छोड़ो, तुम बाद में कंपटीशन दोगे, फिर तुम्हें ये यही नहीं समझ आएगा तो 12th ही नहीं समझ में आएगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये आ जाएगा तो सब हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं आया तो सब बर्बाद हो जाएगा, ये पक्का है। तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी। फिर क्या सीखेंगे भाई, फिर हम सीखेंगे पांचवा नंबर में क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूक्लियो और फाइल। तो देखना क्या होता है, अब ये देख लिया तो ये भी देख लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल भी समझ लेना क्या होता है। और इनके जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इन्हीं का। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, ये सब तुम ना देखना, अभी तुम छोटे हो थोड़ा,
तो ध्यान देना कि क्या है कैसे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये सब देख लेना, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स और इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेना, सीधे सीधे बोलो तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेना। अभी और भी चीज़ें बता दूंगा, वीडियो तो बड़ी हो ही रही है धीरे धीरे, तो मैं कोशिश करूंगा और भी चीज़ें आपको बता दूं कि क्या क्या सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, ये भी हो गया बॉस। और क्या समझना है अपने को, ठीक है। 6 पॉइंट हो गए। हाँ ठीक है, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बेनायन हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये मैंने बता रखा है क्या? नहीं, नहीं बताया गया अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कर लेना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन से टाइप की होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे तो बेसिकली 3 टाइप की होती है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक मेंबर गया अटैकिंग एजेंट और सबस्ट्रेट के किसी एक पर्सन को पकड़ के बाहर फेंक दिया और खुद उसकी जगह लग गया, सब्स्टिट्यूशन। एक होती है एडिशन, ठीक है। और एक होती है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। क्या होता है सब देख लेना थोड़ा। इसमें भी क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। और एलिमिनेशन बेसिकली बेस के प्रेजेंस में होता है। तो देख लेना कुल मिला के आप सब सारी जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं इनको थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। और एक बात, परेशान नहीं होना है, तुम पढ़ो अच्छे से, पढ़ लो उसको, ताकि जब मैं आगे चल के थोड़ा बताऊं तुम्हें आइडिया रहे। लेकिन तुम ये मत सोचना मेरे भाई कि कोई चीज़ आएगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा ही नहीं। आप एकदम बेसिक तो नहीं उतर जाएंगे यार कि अब हमें लिखना है नाम, तो पता चला तुम्हें प्रोपेन है नहीं मालूम है क्या होता है, तुम्हें ब्यूटेन ही पता चले नहीं मालूम है, तुम कार्बन काउंट को, कार्बन चेन को गिनना ही नहीं जानते हो, तो ये सब तो फिर नहीं हो पाएगा ना, फिर उतना उतना थोड़ा ना पढ़ाएंगे। वो सब पढ़ाएंगे तो 12th में ऑर्गेनिक के नाम पे वही पढ़ाते रह जाएंगे। 11th में ऑर्गेनिक में है ही क्या बेसिक्स को छोड़कर। तो परेशान ना हो, जितना मैंने बताया है इसको कर लेना। और एक बात और, सारे टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स विथ क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो तुम हवे हवे में बात करोगे सिर्फ। सारा किस में बात करोगे? हवे हवे में बात करोगे और कुछ नहीं करोगे। चलो, तो इतना कर लेना मेरे भाई, ठीक है, बस यही करना था। अब आ जाते हैं 12th पे। तो 12th में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ना है, ठीक है। तो चाहे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब टाइप्स ऑफ, मतलब ये ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ ग्रुप्स हैं ये पर्टिकुलर, ठीक है। तो इन सभी में हमको पता है क्या पढ़ना रहता है, सारे कोई भी चैप्टर उठा लो सब में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमेशा पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मान लो एक तुम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलो, चलो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स लेके चलो, तो सबसे पहले हम ये होते क्या है इनका इंट्रोडक्शन, फिर हम इनको क्लासीफाई करेंगे, इनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बहुत आसान तरीका है सब में, ये पैटर्न रटना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी हमें सब याद रहेगा। पैटर्न रट रट के ही काम चलेगा, पैटर्न पूरा रटा होना चाहिए, शब्द तो रटना संभव है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई? इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। अब भैया हम इंट्रोडक्शन समझ गए, हम क्लास उसको बंटवारा करना उसका सीख गए, हम उसका नाम लिखना सीख गए, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे सीखना चाहिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि वो कंपाउंड बनाया कैसे जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमको बनाना आना चाहिए यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना आना चाहिए। इनकी अकरेंस भी हो सकती है, लेकिन अकरेंस बेसिकली उस कंपाउंड के पढ़ते जो पड़ा रह गई, यहाँ भैया ये फलाने जगह की जो खान है उसमें पाया जाता है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी आ गया, अब क्या पढ़ेंगे? अब एक काम करते हैं, कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी तुम जान लो क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर जगह बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत सॉलिबिलिटी पढ़ लेंगे कि वो कितना डिजॉल्व हो रहा है ना। तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो, तुमको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा,
भाई कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, क्या इसकी सॉलिबिलिटी है कि पानी में डिजॉल्व होगा या किसी ऑर्गेनिक सॉलिड में डिजॉल्व होगा। और क्या पढ़ना चाहिए हमें इसके अलावा, इन सब के अलावा मुझे और क्या सीखना चाहिए। ठीक है, सब तो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी हो गया, बस ठीक है, बहुत है। यही 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या पढ़ना चाहिए भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद ऑब्वियस सी बात है यार, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो टॉपिक रहेगा, ये काफी थोड़ा सा लेंदी रहेगा, यही बड़ा रहेगा हर चैप्टर में। एक ये बड़ा रहेगा, एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बड़ा रहेगा, बस। बाकी आईपीएससी नेम एम तो अपने प्रैक्टिस पे है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ढेर सारी केमिकल रिएक्शन। कैसी केमिकल रिएक्शन? अब मान लो तुम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात कर रहे हो, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की अगर तुम बात कर रहे हो, तो उनकी होने वाली केमिकल रिएक्शन, उनकी होने वाली केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे ना। अब इस पॉइंट के हो जाने के बाद भी और क्या बचा लास्ट में? फिर बचा यूजेस। कहाँ कहाँ यूज होता है, खत्म हो गया, दैट्स इट। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, लंबा प्रोसेस लगेगा। तो मेरे भाई तुमको क्या करना है, जितना भी मैंने ऊपर का पेज में दिया है, जो कुछ भी कंटेंट, वो सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।